बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सेकंड ईयर जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 19 को स्टार्ट किया। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। तो इसके अंदर शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं, इसका एमसीक्यू भी बन सकता है कि ये लॉ इसने कब डिस्क्राइब किया और किसने किया। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, और मेरी 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है। अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जल्दी से वहां जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको ओपन कर सकते हैं। नहीं तो चैनल पे जाके आप 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट में आप कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं, चैप्टर 10 12 से लेकर अभी तक। ठीक है, अगर फर्दर कोई और टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। सबसे पहले हमारे पास बात होती है जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये किसने दिया हमें? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, हाँ जी, हाइजेनबर्ग ने हमें ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोवाइड किया। कब? 1927 में। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, और अगर आपको याद हो तो नहीं याद तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत फेमस है। ये हमारा क्वांटम फिजिक्स में भी बच्चे पढ़ते हैं, हायर स्टडी में जाके इसको फुल डिटेल में पढ़ते हैं। बीएससी के बच्चे भी इंशाल्लाह उसकी भी इन फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है ना? हाँ जी, वन से एक बार हमारा ये कंप्लीट हो जाए इंटर मैट्रिक पोर्शन, फिर हम बीएससी एमएससी की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले बात कर लेते हैं किसकी। हाइजेनबर्ग ने इंस्टीट्यूट करवाया। अगर आपको पता हो तो हमारे पास आ जाती है बात किसकी कि ये इसने कहा क्या था। ठीक है, अब इसकी एक स्टेटमेंट है बच्चों। इसकी एक स्टेटमेंट में हमें ये कहता है कि ना आप किसी भी चीज की ना पोजीशन और मोमेंटम at the same time find at the same time पे आप उसको फाइंड, ठीक है ना, पोजीशन मोमेंटम एट द सेम टाइम विल नॉट बी मेजर्ड नहीं कर सकते आप एक्यूरेटली। आप किसी भी चीज के क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या वजह है, इसको भी एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पर इसने सिंपल सी रीजन बताई है। इसकी रीजन क्या है जी? इसकी वजह तस्मिया क्या है जनाब? इसकी एक रीजन है, वो रीजन कुछ इस तरह से है। पीछे हमने 3-4 टॉपिक्स पढ़े हैं किसके, अनसर्टेनिटी के, वो जो डुअलिटी के, डुअल नेचर। ये जो डुअल नेचर है ना लाइट की, डुअल नेचर है। ठीक है, एक कौन सी है जी? पार्टिकल नेचर। और एक कौन सी नेचर है हमारे पास? वेव नेचर। इन दो नेचर्स की वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है। देयर इज अ अनसर्टेनिटी आ जाती है किसमें? उसकी पोजीशन या मोमेंटम में। अगर आपने लेट से इफ यू फाइंड पोजीशन, ठीक है, देन what you have uncertainty to find the momentum of a body। आप किसी चीज का मोमेंटम फाइंड करने में क्या आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी। फिर इसी तरह हमें बताया जाता है कि अगर आप मोमेंटम फाइंड करते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है ना बच्चों? जी, आपको उम्मीद है समझ आ। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास इसकी एक एक्सप्लेनेशन है जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ये, और यहाँ पर एक हमारे पास फोटोन ऑफ लाइट है। ये फोटोन है हमारा, एक फोटोन है, ये ट्रेवल कर रहा है, वो आके इसको टक्कर करेगा, कोलाइड करेगा, तो जिससे क्या होगा? ये इसकी डायरेक्शन दोनों की चेंज हो जाएगी ट्रैवल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, ड्यू टू डिफ्रैक्शन होगी। और बेटे यहाँ पर क्या होगा? फोटोन अपना सारा मोमेंटम किसको प्रोवाइड कर देगा? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, इफ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन, अगर हम पोजीशन निकालना चाहते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो आप क्या करेंगे? एक सिंगल, ठीक है ना, वी यूज अ सिंगल वेवलेंथ, एक सिंगल वेवलेंथ को यूज करेंगे ऑफ लाइट को, जो प्रीवियसली हमने यूज किया। इस लाइट की वेवलेंथ को यूज करेंगे जिससे हमें उसकी पोजीशन का
पता चल जाएगा एक्सपेक्टेड कि वो आगे किस तरफ को मूव किया, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, उसका साइज बहुत स्मॉल है, इसके लिए हम करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है जी, उसकी पोजीशन वगैरह करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ जी। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो इसकी जो चेंज हो रही है और ये जो वेवलेंथ है दोनों में क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है। तो जिसकी वजह से ये जो मोमेंटम इसने इसको ट्रांसफर किया है ना, वो मोमेंटम बन जाता है h/2 की फॉर्म में। किसको ट्रांसफर हो जाता है जी, आगे फोटोन, फोटोन मोमेंटम विल ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन, और ये है वो हमारा मोमेंटम, वो मोमेंटम हमारा ये है h/2, ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी जी। तो बेटे वो जो मोमेंटम उसने डिवाइड किया है, उसको प्रोवाइड किया है इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को, वो h/λ की इक्वल है। और इसी तरह हमने एक ये इक्वेशन लिखी है, एक ये इक्वेशन लिखी है, इन दोनों को आप क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास देखें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पर h/λ है और यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रूफ आया कि प्रोडक्ट ऑफ क्या, यहाँ देखें, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एट द सेम इंस्टेंट विद द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है ना, एट द सेम इंस्टेंट इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी एट द सेम टाइम इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। ये हमारे पास इसका एक मैथमेटिकल का आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट of uncertainty in position and momentum, ठीक है, at the same time पे is equal to Planck's कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है ना बच्चों को। ये एच है हमारा, याद रखिएगा इस बात को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जी। तो बेटे इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्लेनेशन किसके लिए, एनर्जी और टाइम के लिए। तो हम लेट करते हैं कि अगर इस फोटोन ने जो इसको एनर्जी ट्रांसफर की है, अगर इससे टकराने से पहले, कोलिजन से पहले, अगर इसकी एनर्जी को हम बोलेंगे डेल्टा ई, मतलब ई माइनस ई नोड, ये इसकी एनर्जी में डिफरेंस, इसकी एनर्जी इसी टकराने के बाद ई होगी पहले ई नोड, तो मतलब डेल्टा ई इसकी एनर्जी है एट टाइम टी नोड, ठीक है। और टाइम में जो चेंज आया, तो अब चेंज आने के बाद ये एनर्जी हमारी बन गई डेल्टा E/2 प्लस माइनस के साथ, और टाइम हमारा बन गया डेल्टा T/2 प्लस माइनस के साथ। तो इसी के साथ अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी विद अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। तो बेटे इसी तरह हम यहाँ पर अगर हम इसको, ये तो मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया ना अनसर्टेनिटी वाला, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर ये सिंबल लगाए ग्रेटर लेस देन और इक्वल का, तो यहाँ पर एच कट आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, इसकी भी एक वैल्यू है, आपने याद कर लेनी है, ठीक है ना बच्चों, हाँ। इन दोनों के साथ एच कट अगर लगाए तो एच कट किसके इक्वल है बच्चों, h/2 के, मतलब प्लांक्स कांस्टेंट को जो कितना था 6.632 पाई 10-34 जूल पर सेकंड। जब इसको 2 पाई से डिवाइड किया, ये बना 1.02 मल्टीप्लाई 10-34 जूल पर सेकंड। तो ये हमारे पास इस h कट की वैल्यू है। तो ये भी एक एमसीक्यू है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो इसी के साथ आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो इसी के साथ
ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह।